हेलो फ्रेंड्स, डीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करने वाले हैं जो इंडियन रिवर सिस्टम है, यानी कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की है, हमने हिमालय की जो नदी तंत्र है जिसमें हमने जिसे हमने सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद में भारत की जो नदियां हैं उसकी हमने बात की थी, जिसमें हमने बात की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उन सभी की डिटेल्स हमने बात कर ली। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब टॉपिक रहेगा। और आज हम बात करने वाले हैं जो अरेबियन सी है, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उन सभी नदियों की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने बात की थी जो उत्तर से दक्षिण यानी कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियों का जो क्रम है, हमने पहले वाले वीडियो में उसको बहुत ही डिटेल से हमने इसको पढ़ लिया था। और जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो गिरने वाली नदी है यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो नदी है उन सभी की हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमने जो राजस्थान से बिलोंग करने वाली जो नदियां उनके बारे में हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली। अगर आपको वहां पे आपको जाकर यानी कि प्लेलिस्ट राजस्थान की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट उसमें जाकर आपको वहां पर विजिट करके आपको उन नदियों की आप चर्चा कर सकते। जैसे हमने बात की है यानी कि लूनी नदी है, साबरमती और माही नदी। देखिएगा, लूनी नदी है, ठीक है, लूनी नदी, माही नदी और साबरमती नदी, इन सभी नदियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है जो अरब सागर के अंदर आकर गिरती है। इन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आप जाइएगा, राजस्थान की जो प्लेलिस्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके अंदर उसमें प्लेलिस्ट में मैंने ये सभी नदियों वाला जो पार्ट मैंने पढ़ा रखा है, तो वहां पे जाके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर भी यहां से भी मैं आपको कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूंगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की। हम बात करते हैं, देखिएगा, लूनी नदी है, लूनी नदी का जो उद्गम होता है नाग पहाड़ से, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है यानी कि अजमेर के नाग पहाड़ से ये निकलती है। और निकलने के बाद में ये क्या है, राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने के बाद में ये अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी लूनी नदी के बारे में। फिर हम बात करेंगे साबरमती जो नदी है। साबरमती जो नदी है वो मेवाड़ यानी कि उदयपुर से ये निकलती है और उदयपुर के बाद में ये गुजरात में प्रवाहित होती है। और गुजरात की 2 महत्वपूर्ण जो सिटी है, एक तो गांधीनगर और एक अहमदाबाद। देखिएगा, इस साबरमती नदी पर गांधीनगर और एक है साबरमती, जो आपने शायद साबरमती आश्रम के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गांधीनगर ये गुजरात का कैपिटल है और साबरमती ये दोनों ही जो बड़ी सिटी है ये इस साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, और ये भी फिर अरब सागर के अंदर आकर ये गिर जाती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं माही नदी है। माही आपको पता है, माही नदी के बारे में मैं राजस्थान की ज्योग्राफी में बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, बहुत ही माइनर तरीके से इसको मैंने पढ़ा रखा है। तो वहां पे आप विजिट कीजिएगा और वहां पे जाकर इसको भी आप पढ़िएगा। ठीक है, माही नदी है, माही नदी महू विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के राजस्थान के जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद में उत्तर की तरफ बहती, फिर वापस दक्षिण की तरफ मूव कर जाती है। कहने का मतलब कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और फिर बाद में ये भी खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा ओरल मैंने इसके बारे में बता दिया है। अगर आपको बहुत ही डिटेल से आपको इस चीज को पढ़ना है तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी में जाइएगा, वहां पे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कुछ नदियों के बारे में जो अरब सागर के अंदर आकर गिरती है, उन सभी नदियों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो आपकी जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम है, ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो अरब सागर में जल गिराने वाली जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, देखिएगा, इसके बारे में हम बात यूं कर सकते हैं
अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अरब सागर के अंदर जो गिराने वाली जो अरब सागर अरेबियन सी है, इस अरब सागर में गिराने वाली भारत की प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम ओरल अगर देखिए मोस्टली अगर अरब सागर यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी की हम चर्चा करें तो गोदावरी है, यानी कि सबसे लंबी नदी आपकी प्रायद्वीप भारत की पहले नंबर पे तो गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी। दूसरी आपकी कृष्णा है। ठीक है, जो कहां से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और तीसरी नदी आपकी कौन सी आती है, आपकी जो नर्मदा नदी है। ठीक है, ये नर्मदा नदी आती है तीसरी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी तीन बड़ी नदियां हैं। तो अरब सागर के अंदर जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो नर्मदा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी पूरे प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आप पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी तीसरे नंबर की लंबी नदी अगर देखें तो तीसरे नंबर पे आपकी नर्मदा नदी आती है। पहले नंबर पे आती है आपकी गोदावरी आती है। ठीक है, गोदावरी के बाद में आती है कृष्णा नदी है, और कृष्णा के बाद में आपके आती है तीसरे नंबर पे नर्मदा नदी। तो ये प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उद्गम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसके उद्गम की अगर हम चर्चा करें तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकाल की पहाड़ी पर, इसलिए एक अमरकंटक की चोटी है, इस अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है। देखिएगा, इसको सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम। ठीक है दोस्तों, उद्गम देखते हैं, उद्गम। ठीक है, देखिएगा, उद्गम है एक मैकाल की पहाड़ी, और इस मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी तो नहीं लेकिन इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। कौन सी नदी, आपकी नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों, ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी फिर क्या होती है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और फिर बाद में पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। देखिएगा, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के और ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीप भारत का जो ढलान है दोस्तों, प्रायद्वीप भारत का जो ढलान है, प्रायद्वीप भारत का ढलान इस तरह का है। ठीक है, ऐसे है प्रायद्वीप भारत का ढलान। तो ये क्या है कि ऐसे तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ये प्रायद्वीप भारत के ढलान के विपरीत बहती है, यानी कि ये पश्चिम में बहती है, यानी कि ये फिर कहाँ, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के बाद में ये गुजरात का सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक सिटी है भड़ोच। ठीक है, और भड़ोच गुजरात के साथ, गुजरात के पास, यानी कि ये भड़ोच, यानी कि फिर कहां जाती है, भड़ोच कहां, गुजरात में जाती है, और गुजरात के बाद में ये कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कहां गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। देखिएगा, खंबात की खाड़ी के अंदर अपना ये मुहाना बनाती है। देखिएगा, जैसे ये ऐसे है। ठीक है, देखिएगा, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, यहाँ पर अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी से ये क्या है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने के बाद में यहाँ पे गुजरात आता है। गुजरात के पास में एक भड़ोच नामक स्थान के पास में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला है आपका कच्छ की खाड़ी है। तो इसको याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी ये है और खंबात की खाड़ी है। तो जो नर्मदा नदी है ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी के अंदर ये अपना मुहाना बनाती है। तो इसको आप इस चीज को याद है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखिएगा, इसके बाद में देखिए दोस्तों, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखिए दोस्तों तो देखते हैं ये क्या है,
खंबात की खाड़ी के पास अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। पहली बात हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके इसकी और क्या क्या खास बातें हैं, यानी कि ये मध्य प्रदेश का एक जबलपुर शहर है। मध्य प्रदेश आता है यहाँ पे, मध्य प्रदेश आता है यहाँ पे, और मध्य प्रदेश का एक जबलपुर शहर है। और जबलपुर शहर तथा गुजरात का भड़ोच, ठीक है, मध्य प्रदेश का तो है जबलपुर और गुजरात का भड़ोच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो दो ऐसे सिटी है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। देखिएगा, एक तो भड़ोच है और एक है जबलपुर। ये दो सिटी है। ये तो क्या गुजरात की है और ये आपकी मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश की तो एक सिटी है जबलपुर और भड़ोच है गुजरात का, ठीक है। तो ये दोनों इस नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था साबरमती जो नदी, उसके तट पर दो शहर बसे हैं। एक तो आपका गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, और दूसरा आपका मैंने अहमदाबाद, ठीक है। तो ये तो आपकी साबरमती नदी पर बसे हुए हैं। और जो आपका एक तो भड़ोच गुजरात का और एक आपका जबलपुर मध्य प्रदेश, ये आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन चीज आपको समझ में आई। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। आपको पता है नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। देखिएगा, मध्य प्रदेश में आती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। देखिएगा, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। देखिएगा, 3 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद में ये कहां जाएगी, आपका महाराष्ट्र में जाएगी। महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। फिर महाराष्ट्र के बाद में ये कहां जाएगी, गुजरात जाएगी, ठीक है। गुजरात जाएगी। गुजरात के बाद में कहा, गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिएगा, ये तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। ये फिर महाराष्ट्र, ये गुजरात हो गए। तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसकी कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। यानी कि ये जो नर्मदा नदी है, जिसका इस नर्मदा नदी का जो इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक जो अप्रवाह जो क्षेत्र है या प्रवाह क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक लंबाई की दृष्टि से कौन से राज्य में सर्वाधिक लंबी रेखा बनाती है या लंबाई पर बहती है, ठीक है। तो लंबी दूरी तय करती है, यानी कि ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबी दूरी में ये बहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है। देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक सबसे ज्यादा दूरी तय करती है आपके मध्य प्रदेश के अंदर आपकी नर्मदा नदी, ओके। अब देखते हैं इसके बाद में और देखते हैं जो नर्मदा नदी है ये जबलपुर, मैंने अभी बताया था जबलपुर जो सिटी इसी के किनारे तट पर बसा हुआ है। यानी कि जबलपुर के पास में एक घाट है, भेरा घाट। इस भेरा घाट की संगमरमर की चट्टानों में ये बहुत सुंदर जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर देखते हैं आगे, देखते हैं। देखिएगा, यानी कि जबलपुर के अंदर जो संगमरमर यानी कि जबलपुर है, देखिएगा, यानी कि एक जबलपुर सिटी है, ठीक है, जबलपुर, और ये जबलपुर का है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और इस जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक घाट है, उसका नाम है भेरा घाट। इस भेरा घाट से प्रवाहित होती है और इस भेरा घाट में संगमरमर की ये चट्टानें हैं। जब इस भेरा घाट से संगमरमर की चट्टानों से ये प्रवाहित होती है तो इसका रंग होता है दूधिया कलर का, होता है, सफेद हो जाता है। तो इसका बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात। तो यहाँ पर कौन सा जलप्रपात बनाती है, कपिल धारा, या तो देखिएगा ये तो धुआंधार, इसको मैं धुआंधार, इसी धुआंधार को कपिल धारा जल प्रपात बनाती है। तो धुआंधार और जलप्रपात कहाँ बनाती है, भेराघाट यानी कि संगमरमर की पहाड़ से, यानी कि जबलपुर के अंदर ये आपकी नर्मदा नदी धुआंधार
या यूं कह सकते हैं कपिल धारा जलप्रपात बनाती है। देखिए दोस्तों, जलप्रपात क्या होता है, देखिएगा जलप्रपात क्या होता है, जैसे माना ये नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ों के अंदर फिर ये क्या है कि ऊंचाई से नीचे गिरती है ऐसे, यानी कि जैसे ये पानी है, ये पानी है, ये पहाड़ों के बाद ये नीचे गिरता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो जगह बनती है, ये वाला एक गहरा गड्ढा बना देती है पहाड़ों के अंदर, तो ये ऊंचाई से जो गिरती है, तो ये होता है क्या, जलप्रपात इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्षिप्रिकाएं भी कहते हैं। तो वो हम अपन जो ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्षिप्रिका क्या होती है, जलप्रपात क्या होता है, इन सभी के बारे में, गुट्टिकाएं क्या होती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जलप्रपात होता है ऊंचाई, यानी कि पहाड़ों पर ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसको प्रपात कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रपात कौन सा है, भेड़ाघाट संगमरमर की जो चट्टानों के अंदर धुआंधार जलप्रपात, ये इसको हम बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। हम इसके बाद में चर्चा करेंगे आगे ताप्ती नदी की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। देखते हैं आगे हम बात कर रहे हैं ताप्ती नदी। वैसे तो मैंने इसके बारे में काफी बार हमें इस नदी को चर्चा में ले चुके हैं, फिर भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे ताप्ती नदी, ओके। देखते हैं ताप्ती नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ताप्ती नदी, या इसको हम तापी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ताप्ती नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ये तो देखिएगा नर्मदा नदी है, और इसके जस्ट नीचे क्या है, आपकी ताप्ती नदी है। देखिएगा ये ताप्ती नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। देखिएगा भ्रंश घाटी कौन सी इसकी, देखिएगा यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में तो आपको पता है विंध्याचल पर्वतमाला है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी है, आपके सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज के यानी कि ताप्ती नदी के नीचे क्या है, आपका जो अजंता की पहाड़ी है। देखिएगा एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को। देखिएगा जैसे मान लेते हैं ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिएगा इसको बोलते सतपुड़ा, सॉरी सतपुड़ा नहीं दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वतमाला पहला, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रेंज है ये, इसके बाद में ये दूसरी रेंज आएगी आपकी सतपुड़ा रेंज, ठीक है दोस्तों। ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। और इसके नीचे एक रेंज और है जिसको हम अजंता की पहाड़ी बोलते हैं। ये क्या है, अजंता की पहाड़ी, इसको बोलते हैं अजंता की पहाड़ी, ठीक है। जो मैंने आपको पहाड़ियों वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखिएगा विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के मध्य जो प्रवाहित नदी है, ये कौन सी नदी है, आपकी नदी है नर्मदा नदी है, और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य से निकलती है आपकी ताप्ती नदी है। तो ये तो कौन सी नदी है दोस्तों, ये तो हो गई आपकी नर्मदा नदी, और ये आपकी ताप्ती नदी या तापी नदी, ठीक है। तो आपको पता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है ताप्ती। तो हम इस ताप्ती नदी की चर्चा करें। तो 3 ऐसी नदियां हैं, आपको मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत में ऐसी कौन सी 3 नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो पहली तो आपकी नर्मदा है, और एक दूसरी नदी आपकी ताप्ती, ये नर्मदा भ्रंश में बहती है, और ये ताप्ती भ्रंश बहती है। और तीसरी नदी कौन सी जिसका आपको नाम बताना है अगले वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, ओके। तो इससे हम बात कर रहे हैं ताप्ती नदी की, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं चर्चा में। देखिएगा हाँ, देखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये, और ये भी क्या है कि जो आपकी जो प्रायद्वीप पठार है, उस प्रायद्वीप पठार के ढलान के विपरीत ही प्रवाहित हो। जिस तरह आपकी कौन सी रेंज है, कौन सी नर्मदा नदी है, ये भी प्रायद्वीप पठार के विपरीत ढलान के विपरीत ही प्रवाहित होती है, और अरेबियन सी में आकर ये गिर जाती है, ठीक है। तो देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। दोस्तों देखिएगा ताप्ती नदी महादेव से लगते हुए बैतूल पठार से निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उद्गम की चर्चा करते हैं, ठीक है। उद्गम, ठीक है। तो ये ताप्ती नदी है बैतूल का पठार, यानी कि बैतूल का पठार है, बैतूल का पठार,
और ये बैतूल का पठार किस पहाड़ी से लगा हुआ है? महादेव की पहाड़ी से, महादेव की पहाड़ी। तो ठीक है, तो ये महादेव की पहाड़ी से निकलती है। अगर पठार की बात है तो दोस्तों आपको बताना है बैतूल के पठार से निकलती है। अगर पठार की बात है तो बैतूल का पठार, और पहाड़ी का नाम है तो आपको बताना है महादेव की पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, फिर ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, मैंने कहा सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रवाहित होते हैं। फिर ये कहां जाएगी? यानी कि ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रवाहित है, यानी कि ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। और किस दिशा में? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण में पश्चिम दिशा में प्रवाहित है, यानी कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि बैतूल का पठार या महादेव की पहाड़ी से निकलती है। देखिएगा यहाँ पे बैतूल का पठार है, ठीक है दोस्तों, और इस महादेव की पहाड़ी से निकलती है। और ये क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये कौन सी रेंज इसकी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा है, यानी कि सतपुड़ा के दक्षिण के अंदर ये फिर पश्चिम की दिशा की तरफ प्रवाहित होते हैं, यानी कि इससे ये ऐसे निकल रही है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखना है सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। फिर देखते क्या होता है, फिर सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर क्या है, इसके किनारे पे कौन सी सिटी है? सूरत है। सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये खंभात की खाड़ी है और यहाँ पे सूरत है, तो इस सूरत के पास में खंभात की खाड़ी में क्या बनाती है? अपना मुहाना, यानी कि वहां पर जाकर ये गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली है, यानी कि ताप्ती नदी के उद्गम से लेकर मुहाने तक की बात कर ली। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। देखिएगा सूरत शहर है ना, यानी कि जो सूरत कहाँ है आपको पता है? गुजरात में। गुजरात यानी सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, वो तो आपको पता है। तो मैंने आपको कौन कौन सी सिटी बताई, आपको बता साबरमती 2 सिटी बसी हुई है, बहुत ही फेमस, अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद में मैंने आपको बताया था जबलपुर, ठीक है, और जबलपुर के बाद में एक सिटी और बताई थी मैंने, कौन सी? जैसे आपको मैंने बताया जबलपुर है, और जबलपुर के पास में एक भड़ोच, गुजरात का भड़ोच, ये भी किसके किनारे बसा हुआ है? आपकी नर्मदा नदी। और ताप्ती पर कौन सी सिटी बसी हुई है? सूरत, ठीक, बसा हुआ है, यानी कि इस नदी के किनारे पे है, तो आपको बताना है ताप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, और जबकि भड़ोस किसके किनारे बसा? नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर और देख रहे हैं, यानी कि नर्मदा नदी व ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं, है ना, वो सतपुड़ा के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी एक ब्लॉक पहाड़ी है, यानी कि पर्वतों के प्रकार हैं दोस्तों, ब्लॉक है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ऑप्शनल ज्योग्राफी में। तो एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? इन दोनों तरफ से तो इसका ये दोनों किनारे तो खड़े होते हैं और बीच में से पहाड़ी का धंसाना होता है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। जैसे ऐसे देखिएगा, ये ब्लॉक पर्वत की श्रेणी है, ठीक है, तो ये तो पहाड़ी है, ये पहाड़ी, और ये पहाड़ी का जो हिस्सा वो नीचे धस गया, तो ये कैसी पहाड़ी है? ब्लॉक पर्वत पहाड़ी, आपकी सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं इसके अंदर और कुछ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बातें अगर देखिए अरब सागर में जल गिराने वाली जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? ताप्ती है। ठीक है, तो ये अरब सागर में सबसे लंबी नर्मदा, और इसके बाद में आपकी ताप्ती नदी है। ओके, इसके अलावा और देखते हैं, देखिए नर्मदा नदी है वो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कहने का मतलब है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और जो गुजरात में जो एक उकाई नामक स्थान है, यानी उकाई व काकरापार जल विद्युत संयंत्र भी इस परियोजना ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो देख उकाई और एक काकरापारा जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और किस नदी पे है? आपकी आपकी ताप्ती नदी पे। देखिए उकाई परियोजना, इस ताप्ती नदी के ऊपर 2 परियोजना है। एक तो उकाई परियोजना
और एक है काकरापार, काकरापारा परियोजना, जल परियोजना। ये दो जल परियोजना है, ये आपकी किस ताप्ती नदी पे है और ये कहाँ है, दोनों गुजरात में। और कौन सी नदी पे, आपकी ताप्ती नदी पे बसी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में। अब हम दोस्तों इसके बारे में और बात करें तो इसके बारे में अब इतना ही पढ़ेंगे। अब हम अगली जो नदी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है, सबसे जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है ये दो ही नदियां हैं आपकी। कौन सी, आपकी जो ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी। इसके अलावा हमने लूनी नदी है और माही नदी है और साबरमती नदी, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदी है उसकी हम चर्चा करें तो देखिएगा, सबसे पहले है हम शरावती नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा शरावती नदी, ओके, देखिएगा शरावती नदी, शरावती नदी है। ठीक है दोस्तों, इस शरावती नदी की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये शरावती नदी है, ये कर्नाटक के अंदर एक शिमोगा नामक स्थान से निकलती है। उद्गम देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा उद्गम, इसका उद्गम देखते हैं पहले, उद्गम। ठीक है, यानी कि शिमोगा नामक स्थान है, शिमोगा नामक कहाँ है, कर्नाटक। शिमोगा नामक कर्नाटक नामक स्थान से ये निकलती है, यानी कि शिमोगा नामक स्थान जो कहाँ है, कर्नाटक में। यहाँ से ये आपकी जो शरावती नदी निकलती है और ये एक जलप्रपात का निर्माण करती है। उस जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात, या इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। तो इस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। देखिएगा, इसको तो हम या तो हम जोग जलप्रपात या इसको बोलते हैं गरसप्पा जल प्रपात, यानी कि इसके किनारे, यानी इस नदी पर जोग प्रपात या हम गरसप्पा जलप्रपात बनता है, यानी कि बनाती है नदी गौरसोप्पा या गरसप्पा जलप्रपात बनाती है। ठीक है, यानी गरसप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात बनाती है कौन सी, आपकी शरावती नदी। और देखिए इसके बारे में, यानी कि इस नदी है शरावती, इस नदी के निकट या पश्चिमी घाट के अखंड जल विभाजक में एकमात्र दर्रा है, यानी कि ये 13 किलोमीटर ये चौड़ा है और उस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा भी कहते हैं। यानी इसी नदी के अंदर एक पाल घाट दर्रा है। कौन सा, पाल घाट दर्रा है, यानी कि इसको पहले पाल घाट या इसको एक नाम और है, इसका नाम है आपका पलक्कड़ घाट। ठीक है, तो आपने पाल घाट, भोर घाट इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये पाल घाट दर्रा कहाँ पे, कर्नाटक में। और ये कितने किलोमीटर चौड़ा है, ये 13 किलोमीटर चौड़ा ये आपका घाट है, यानी कि जो पाल घाट 13 किलोमीटर ये चौड़ा है। कौन सा, आपका पाल घाट। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है शरावती नदी की। अब हम इसके बाद में काली नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा काली नदी है, देखिए काली नदियां बहुत है। ठीक है, उत्तरी भारत की नदी भी है काली नदी, राजस्थान में भी है, और यमुना नदी की सहायक नदी भी काली नदी है। ठीक है, और शरावती नदी जो आपकी शारदा नदी है, उस शारदा नदी का भी नाम काली नदी है। ठीक है, तो हम काली नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा काली नदी के बारे में देखें तो देखिएगा काली नदी है, काली नदी का जो उद्गम होता है ये कर्नाटक के बेलगांव जिले के निकलती है। ठीक है, यानी कि इसका उद्गम कहाँ होता है, कर्नाटक के बेलगांव से, यानी कि उसका उद्गम की हम चर्चा करते हैं। यानी कि ये कर्नाटक के बेलगांव, यानी कि बेलगांव, क्योंकि आपको पता है बेलगांव क्यों फेमस है, बताना मेरे को। यानी कि बेलगांव कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, और बेलगांव कर्नाटक से निकलती है और फिर ये कहाँ, करवाड़ा की खाड़ी, यानी कि कहाँ जाके गिरती है, करवाड़ा की खाड़ी में जाकर गिरती है। और करवाड़ा की खाड़ी का नाम क्या है, अरब सागर कहा गया। इसको क्या कहा है, अरब सागर कहा गया है, अरब सागर कहा गया है। तो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, बेलगांव नेशनल मूवमेंट में फेमस है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 1924 किस लिए फेमस है, और मैं एक हिंट और देता हूँ, गांधी जी। ठीक है, तो आपको बताना है ये बेलगांव क्यों फेमस है। ठीक है,
तो आपके जवाब का मैं वेट करता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा इसका। बेलगांव क्यों फेमस है, मैंने तारीख सन बताया था 1924, गांधी जी के बारे में बताते, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, तो बेलगांव के बारे में आपको बताना, ठीक है। तो आपके जवाब का मैं इंतजार करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात करी है शरावती नदी और काली नदी के बारे में, और हम चर्चा करते हैं अगली नदी के बारे में, इसके बारे में जो अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है, उन नदी की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज, आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, या कोई एजुकेशन ग्रुप हो या कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के पश्चात आप इसके सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ओके, तो हम बात करते हैं अगली नदी के बारे में। देखिएगा भरतपूजा नदी, देखिएगा अगली नदी भरतपूजा, भरतपूजा नदी, ठीक है। तो देखिए भरतपूजा नदी है, इस भरतपूजा नदी के बारे में देखें तो देखिए भरतपूजा नदी है, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसकी खास बात है, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि यह है केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। पहली विशेषता इसकी है, यानी कि यह केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी अगर विशेषता देखें तो इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है पोनानी, इसका दूसरा नाम है पोनानी, इसको पोनानी यानी कि पोनानी नदी भी कहते हैं इसको। तो इसका दूसरा नाम क्या है, पोनानी नदी इसको कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा ये कहां से निकलती है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका उद्गम अगर देखें, उद्गम की चर्चा करते हैं, देखिएगा उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम होता है अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, देखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। तो मैंने पहाड़ियों वाला वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल से आपको मैंने पढ़ा रखा है वीडियो, तो उसमें जाके विजिट कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और निकलते तथा पोनानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिर जाती है। देखिए पोन्नानी, ठीक है, और पोनानी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पोनानी दो स्थान है, ऐसी नाम, एक तो ये चंद्रबिंदु वाला है पोन्नानी है, और ये पोनानी। इस पोनानी के पास में ये कहां गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर के अंदर ये गिर जाती है। तो इसको याद रखिएगा, पोन्नानी इसका नाम, दूसरा नाम है इस नदी का, और इस पोन्नानी नामक स्थान यानी पोनानी के पास में ये अरब सागर में गिर जाती है। अगर मोस्ट देखे तो ये कहां से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, और ये केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी भरतपूजा नदी के बारे में। अब हम पेरियार नदी की चर्चा कर लेते, इसके बाद में देखिएगा पेरियार नदी, देखिएगा पेरियार नदी की हम चर्चा करते हैं। तो पेरियार नदी के बारे में देखें तो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी तो आपकी भरतपूजा है, और ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, पेरियार नदी, ओके। और यह अन्नामलाई से निकलती है और वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि ये अन्नामलाई से तो निकलती है, देखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, और फिर ये क्या है कि आगे बहती है, और बहने के बाद में जो वेम्बनाड झील है, यानी कि देखिएगा वेम्बनाड झील, और ये वेम्बनाड झील का है, ये आपका केरल में। इस वेम्बनाड झील के उत्तर में ये कहां गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि वेम्बनाड झील के उत्तर में प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है आपकी पेरियार नदी, ठीक है। तो ये वेम्बनाड झील है, एक लेगून झील है, ठीक है। तो उत्तर भारत में तो गोखुर झीलें बनती है, और समुद्र के तट पर ये कैसी झीलें बनती हैं आपकी, कौन सी, लेगून झीलें बनती है।
तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। और क्योंकि अब जब हमारा अगला जो वीडियो आएगा तो भारत की प्रमुख जो झीलें हैं, लेक, उनके बारे में बहुत ही डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वेट कीजिएगा, ठीक है। तो इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, ठीक है, सब्र कीजिएगा। ओके, देखते हैं आगे। तो पेरियार नदी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलते वेम्बनाड झील के उत्तर में आकर ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद में नदी है अगली पंबा नदी, ठीक है। देखिए पंबा नदी की चर्चा करते हैं, देखिएगा पंबा नदी, ठीक है। इस पंबा नदी की अगर हम चर्चा करें तो पंबा नदी है, ये भी कहां से निकलती है? अन्नामलाई से ही निकलती है। कौन सी आपकी पंबा नदी है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और केरल में बहती हुई ये वेम्बनाड झील, देखिएगा ये वेम्बनाड झील है, इस वेम्बनाड झील में गिरती है। देखिएगा ये तो पेरियार नदी तो वेम्बनाड झील के उत्तर में बहती है, और ये आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलने के बाद देखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ियों से तो ये निकलती है और फिर इस वेम्बनाड झील में आकर गिर जाती है, यानी कि इस वेम्बनाड झील के अंदर जाके गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये पंबा नदी है, ये वेम्बनाड झील में गिरती है और निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ी से। और ये पेरियार नदी जो अन्नामलाई की पहाड़ी से तो निकलती है, लेकिन ये वेम्बनाड झील के उत्तर में बहती है और फिर अरब सागर में गिरती है। लेकिन ये अरब सागर में ना गिर के ये वेम्बनाड झील के अंदर ही गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम देखते हैं, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दो नदियां हैं जो हम इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। दो नदियां और देख लेते हैं, फिर नदियों वाला टॉपिक एंड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो नदी वाला जो पार्ट है बहुत ही लॉन्ग है, क्योंकि इसके मैंने 10 से 15 वीडियो अपलोड कर दिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, तो आप उसको पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स में बनाएगा। अब हम बात करते हैं मांडवी नदी। देखिएगा एक नदी है मांडवी, एक जोहारी नदी है, यानी कि मांडवी। देखिएगा मांडवी नदी है, मांडवी नदी, और एक है जुआरी नदी। तो इन दोनों नदियां, ये दोनों नदियां कहाँ के, यानी कि गोवा की नदी है। तो इसके बारे में आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले मांडवी नदी की हम चर्चा करें तो ये कर्नाटक एवं गोवा के में प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी कि ये दो राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन से? देखिएगा ये अपवाह क्षेत्र, ठीक है। दो राज्य हैं, कौन कौन से? एक तो कर्नाटक और एक आपका गोवा, दो राज्यों में प्रवाहित होती है, पहली बात। दूसरी बात अगर देखें, इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं, यानी कि इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो भी गोवा के अंदर जो भी इंडस्ट्री है, पेयजल है, सिंचाई है, सभी इसी नदी पे डिपेंडेड है, इसीलिए इसको गोवा राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। देखिएगा ये करीबन 77 किलोमीटर प्रवाहित होते हैं, यानी कितने किलोमीटर लंबाई है, यानी कि ये लगभग 77 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इससे 77 किलोमीटर में से देखिएगा ये करीबन 29 किलोमीटर तो कर्नाटक में बहती है और 52 किलोमीटर गोवा में बहती है, यानी कि 29 किलोमीटर तो कर्नाटक में और 52 किलोमीटर कहाँ आपकी किसमें बहती है, ये गोवा में बहती है। और शेष भाग जो है वो आपके अरब सागर में गिरने से पहले कुछ स्थान है वहां पर ये प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हमने कर ली है मांडवी नदी की। अब हम जुआरी नदी की चर्चा करते हैं, जो भी ये भी गोवा की नदी है। देखिएगा जुआरी नदी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा जुआरी नदी की चर्चा करें तो जुआरी नदी के बारे में देखिएगा यह गोवा राज्य की प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि यह देखिएगा यह है गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये यानी कि यूं भी कह सकते हैं गोवा राज्य में सब सर्वाधिक लंबाई यानी सबसे दूरी पर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी जुआरी नदी है, ठीक है। ये एक जुआरी नदी, कैसी नदी है ये एक जुआरी नदी है, जुआरी है नदी है। ये कौन सी आपकी जुआरी नदी, जैसे जुआरी और जैसे जुआर, तो ये जुआरी नदी है, कैसी
जुआरी नदी है, ठीक है, गोवा में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बासम से निकलती है, यानी कि ये कहां से निकलती है, हेमद बासरम, ठीक है, तो हेमद बासम से निकलती है हेमद बासम से ये निकलती है आपकी जुआरी नदी, ठीक है। और ये कुल यानी कि 92 किलोमीटर में प्रवाहित होती है, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 92 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली है आपकी मांडवी नदी और जुआरी नदी। तो ये मोस्टली दोनों ही कहाँ की है, गोवा की है, लेकिन मांडवी नदी गोवा में बहती है और कर्नाटक में बहती है। गोवा के अंदर ये 52 किलोमीटर बहती है और कर्नाटक में 29 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है, कौन सी आपकी, मांडवी, ये 77 किलोमीटर प्रवाहित है। ऐसे जुआरी की अगर चर्चा करें तो जुआरी नदी राज्य यानी कि गोवा राज्य की ये सबसे लंबी नदी है, ये 92 किलोमीटर बहती है और इसे जुआरी नदी भी कहते हैं। और ये हेमद बेसरम से ये निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों आज हमने बहुत ही पिछले 1 महीने से हमने बहुत लंबा लॉन्ग टाइम लिया है, लंबा टूर किया है, विजिट किया है इसका रिवर सिस्टम के बारे में। आज का हमारा जो रिवर सिस्टम और बेहतरीन तरीके से एंड होता है और कल हम इसका एक नया टॉपिक लेंगे, यानी कि लेक, यानी कि इंडियन लेक, यानी कि भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ओके।